नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर हम लोग क्रिया को पढ़ रहे हैं। और आज क्रिया के संदर्भ में मुख्यतः 3-4 क्रियाएं हमको और पढ़नी है जो अन्य भेदों में चली जाती है या अन्य की श्रेणी में चली जाती है। क्योंकि हमने देखा मूलतः क्रियाएं, ऐसे तो हम देख सकते हैं कि क्रियाएं बहुत तरह की होती हैं, अलग अलग आधार हो सकते हैं क्रियाओं के, परंतु हमने देखने का प्रयास किया जो सबसे ज्यादा सटीक है कि कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है क्रिया, और प्रयोग के आधार पर, कर्म के आधार पर 2 प्रकार की, प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार की होती है। और अन्य क्रियाओं को हम देखेंगे, जिसमें कल हमने सजातीय क्रिया को देखने का प्रयास किया है। आज हम देखेंगे क्रियार्थक संज्ञा, नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक, नाम धातु पढ़े है, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, अपना से अपनाना, गर्म से गरमाना, चिकना से चिकनाना, आदि आदि चीजों को देख लिया हमने। और नाम बोधक क्या होता है ये आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नाम बोधक समझेंगे, क्रियार्थक संज्ञा समझेंगे, सहायक क्रिया समझेंगे, और साथ में कृदंत क्रिया को भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग गाइस, आप मेरे साथ में जुड़ जाइए। और मैंने बस आपसे एक चीज मांग रखी है कि डेली जैसे ही 9 बजे क्लास शुरू होती है, आप क्लास में उपस्थित हो जाएं। हर हाल में आप क्लास में आ जाएं, क्योंकि जैसे ही आप क्लास में आते हो और मेरे साथ बैठ करके पढ़ते हो तो आपका काम बेहतर हो जाता है। ठीक है, इतने से ही आपके पूरे में से पूरे अंक की तरफ आप लोग बढ़ जा रहे हो। स्वागत, वंदन, अभिनंदन मेरे प्यारों। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिया। क्या चल रहा है मेरे बाबू? हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिया। अभी ये किसी को प्रिया सुने तो बात अलग है, पर क्रिया ज्यादा सुनना चाहिए, प्रिया नहीं सुनना चाहिए। प्रिया सुनना चाहिए बाद में, जब नौकरी लग जाएगी उसके बाद फिर प्रियतमा कहेंगी हे प्रिय, आप भी कहोगे हाँ प्रिया, तो वो स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। तो यहाँ पर अब जो हमको दूसरी, हमने कल समझ ली थी वो वाली, अब हमको दूसरी जो समझनी, आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार। चलिए पढ़ते हैं, पढ़ने पे ध्यान दीजिए आप। हाँ, जस्ट अ मिनट दोस्तों, जस्ट अ मिनट दोस्तों। ठीक है, तो क्रिया को हम लोग देखना यहाँ शुरू करते हैं। और क्रिया में अब जो आपको दूसरे नंबर पर क्रिया समझ लेनी है वो है सहायक क्रिया। क्या है मेरे भाई? वो है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को आप लोग देखने का प्रयास करें। देखो, नाम से ही पता क्या लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि सहायक है। सहायक का मतलब, देखो यहां पर शब्द क्या है, एक शब्द है, ये सहायक जो बना है ये सहायता से बना है। किससे बना है? सहायता। उस सहायता को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं मेरे को तो आती नहीं, पर मैंने कहीं सुना था, अंग्रेजी मेरे को तो कहाँ आती है। तो सहायता को हेल्प कहा जाता है। और सहायता नामक शब्द से यदि आप एक विशेषण, एक एडजेक्टिव बनाएंगे तो आपके सामने आएगा शब्द सहायक। सहायक मतलब सहायता करने वाला या वाली, सहायता करने वाला, सहायता करने वाला, है ना? यहां पर तो वाली के सेंस में जाएगा, तो सहायता करने वाली। और सहायता करने वाली या वाले को क्या कहा जाता है? शब्द आता है हेल्पिंग। क्या आता है मेरे भाई? शब्द आता है हेल्पिंग। हेल्पिंग, तो जो हेल्प करने का काम करते हैं उसको हेल्पिंग कहा जाता है। तो अगर आप इसको सीधे सीधे एक पॉइंट लिखना चाहें कि सहायक क्रिया मतलब सहायता करने वाली क्रिया, क्या करेंगे? लिखेंगे सहायता करने वाली क्रिया। सहायता करने वाली क्रिया, सहायता करने वाली क्रिया, एक ऐसी क्रिया जो सहायता करने का काम करती। आप बोलोगे सर हमने ये सारी बातें तो समझ ली, सहायता करने वाली क्रिया, सहायता, ये वो। सर ये तो बताओ कि सहायता होगी किसकी? भाई अगर किसी की सहायता हो रही है ना, अगर सहायता हो रही है तो किसी ना किसी की हो रही होगी। हेल्प अगर हो रही है तो किसी ना किसी को मिल रही होगी। तो यहां पर एकदम से बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि सहायता किसकी? सहायता करने वाली। तो सहायता, तो किसकी सहायता, ये प्रश्न बनना चाहिए हमारे सामने। किसकी सहायता, ये एकदम से प्रश्न बनना चाहिए। तो बाबू सीधे सीधे हमको लिख देना है कि सहायता, तो किसकी सहायता? तो सहायता होगी मुख्य क्रिया की। किसकी? मुख्य क्रिया की सहायता, मुख्य क्रिया की।
मुख्य क्रिया की सहायता, यानी कि एक ऐसी क्रिया जो सहायता करने का काम करती है, और सहायता किसको मिलती है? तो सहायता मिलती है मुख्य क्रिया को। मुख्य क्रिया को अंग्रेजी भाषा में क्या कह देते हैं? मुख्य क्रिया को अंग्रेजी भाषा में मेन वर्ब कह देते हैं। और सहायक क्रिया को अगर अंग्रेजी में देखना हो तो इसको क्या कह देते हैं? हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। क्या कह देते हैं मेरे बाबू? हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। देखो, जैसे अंग्रेजी ग्रामर पढ़ते हुए हम हिंदी का प्रयोग भी भरपूर कर लेते हैं, परंतु यहां पर मूल बात क्या है कि हिंदी पढ़ाने वाले टीचर या हिंदी पढ़ने वाले बच्चे कभी भी अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो इतनी तो अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हम समझने और समझाने के लिए यहाँ पर चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। परंतु परीक्षा में यदि कभी भी हिंदी का कोई निबंध लिखने को आए तो उसमें किसी भी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको वहां पर यूएफओ भी लिखना है तो आप यूएफओ मत लिखिए, आप इसको हिंदी में ही यू लिखें और उसके बाद लाघव चिन्ह लगाएं, बिंदी लगाएं, उसके बाद एफ लिखें, फिर लगाएं और ओ लिखें। ऐसे यूएफओ इस तरह से लिखा जाता है आपका। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। किसकी सहायता होगी? तो मुख्य क्रिया की सहायता होगी। आप बोलोगे सर मुख्य क्रिया की क्या सहायता हो सकती है? अब एकदम से यह आएगा कि सहायता होगी किसकी, और एकदम से प्रश्न बनेगा कि भाई क्या सहायता, क्या सहायता ना, क्या सहायता, क्या सहायता होगी? तो आपको स्पष्ट रूप से बोलना पड़ेगा कि भाई दो तरह की सहायता हो सकती है। पहली तो कि मुख्य क्रिया का मुख्य क्रिया को पूरा करेगी, मुख्य क्रिया को पूरा करेगी, पूरा करना। और दूसरी बात है मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करना। मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करना, जो भी उसका मीनिंग है वो उसका अर्थ स्पष्ट करना। तो यहां पर पूरी की पूरी परिभाषा को हमने डेरिवेट कर लिया है कि सहायक क्रिया ऐसी क्रिया जो सहायता करने वाली क्रिया है। तुरंत प्रश्न आएगा किसकी सहायता? तो मुख्य क्रिया की सहायता। तो मुख्य क्रिया की सहायता, तो क्या सहायता मिलेगी? तो दो पॉइंट है, मुख्य क्रिया को कंप्लीट करने का काम करती है और मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने का काम करती है। तो अगर हम यहीं से इसकी एक परिभाषा बना लें तो कितनी देर हमको परिभाषा बनाने में लग सकती है? तो सीधे ही हम लिखेंगे कि सहायक क्रिया वह क्रिया है, सीधे ही हम लोग लिख लेंगे यहां पर कि सहायक क्रिया वह क्रिया है, सहायक क्रिया वह क्रिया है, सहायक क्रिया वह क्रिया है, सहायक क्रिया वह क्रिया है जो मुख्य क्रिया को पूरा करती है, मुख्य क्रिया को पूरा करती है तथा मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। क्या करती है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। क्या करती है? अर्थ को स्पष्ट करती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। ये दो काम करती है। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे उदाहरण आप लोग मेरे साथ में देखिए। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पर राम पढ़। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। हमने यहाँ पर क्या लिख लिया? राम पढ़, इतना हमने लिख दिया यहां पर। उसके बाद रीमा खाना खा, है ना, रीमा खाना खा। ठीक है, जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं सुरेश दौड़। तो अब आप एक चीज देखने का प्रयास करो, बड़े ध्यान से देखो। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, वो उस पर ध्यान मत दिया करो। ये नेट से अपने आप अपडेट होता रहता है, थोड़ी देर में अपने आप सही हो जाएगा। उस पर ध्यान मत दो, वहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर ध्यान दो। जो मैं बात बता रहा हूं, मैं जब 2 साल मेरे को होने वाले हैं RW के साथ काम करते हुए, और मैंने एक सिंगल क्लास भी अपनी इस टाइम पीरियड में रिकॉर्डेड नहीं दी है। मैं छुट्टी ले लेता हूं, उसके बजाय चाहे मैं शनिवार में, इतवार में कई बार पूरा करा देता हूं जब जरूरी होता है, पर मैं कभी भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं लेता हूं। आप देखो यहाँ पर राम लिखा है, यहाँ पर रीमा लिखा है, यहाँ पर सुरेश लिखा है। ये तो हो गए कर्ता। यहाँ पर पढ़ ये है, उसके बाद खा यहाँ पर क्रिया है, और यहाँ पर ये धातु मान लो आप पूरा, या मुख्य क्रिया की सेंस में आप इसको लेने का प्रयास करो।
तो आप यहां पर देखो राम पढ़, तो इतने से क्या आपको ये क्रिया पूरी लग रही है? पढ़ पूरी लग रही है? नहीं लग रही है। क्या आपको ठीक ठीक अंतर पता लग रहा है? अंतर कब पता लगेगा, अर्थ कब स्पष्ट होगा ठीक ठीक? जब हमको ये पता लगेगा क्या कहना चाह रहा है। भाई राम पढ़ता है या पढ़ता था या पढ़ रहा है या पढ़ चुका है या पढ़ेगा, तभी तो ये पता लगेगा ना, अर्थ स्पष्ट होगा कि भूतकाल में क्रिया हो चुकी है या वर्तमान में है या हो रही है या आने वाले टाइम में होगी, तब पता लगेगा। तो जैसे ही हम क्या लगाते हैं यहां पर, जैसे हम लिखते हैं राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो जैसे ही हमने यहां पर ता है जोड़ा, जैसे ही हमने यहां पर क्या जोड़ा, जैसे ही हमने यहां पर ता है जोड़ा, तो ता है जुड़ते ही आप देखो, ता है जुड़ते ही एकदम से क्या हुआ, ता है जुड़ते ही ये पूरी की पूरी वाक्य को क्या मिल गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पहली बात, ये क्रिया पूरी हो गई, राम पढ़ता है, पूरी हो गई क्रिया, मुख्य क्रिया कंप्लीट हो गई और अर्थ भी स्पष्ट हो गया, राम पढ़ता है, यानी ऑन द डेली बेसिस राम पढ़ रहा है ना, वो रोज रोज उसकी आदत का पता लग रहा है। तो यहां पर जो ये ता है, ये सहायक क्रिया के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है, ये सहायक क्रिया के तौर पर काम कर रहा है, ये ध्यान रखें। जैसे हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि रीमा खाना खा, तो रीमा खाना खा, क्या पहली बात तो कंप्लीट ही नहीं है, पूरा ही नहीं है। अगर हमको क्या काम करना है, इसको पूरा करना है, और पूरा होने के बाद ही अर्थ पूरा का पूरा हमको पता लगेगा, अर्थ स्पष्ट होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे रीमा खाना खा रही है, जैसे ही वो साथ में भी जुड़ सकता है, वो अलग से भी आ सकता है, रीमा खाना खा रही है। तो जैसे ही ये इसके साथ में सहायक क्रिया अटैच हुई, जैसे ही इसके साथ में सहायक क्रिया अटैच हुई, तो तुरंत ये क्रिया अपने आप को पूरा अनुभव करने लगी और अर्थ स्पष्ट होने लगी, यानी कि रीमा अभी तत्काल में, यानी कि वर्तमान में भोजन कर रही है, कंटिन्यूएशन में चीजें आपकी जा रही हैं। और जैसे ही यहां पर लिखा सुरेश दौड़, तो सुरेश दौड़ क्या, दौड़ता था, दौड़ता है या दौड़ेगा, तो स्पष्ट रूप से आप यहां पर लिख लो कि जो सुरेश है वो दौड़ेगा, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, दौड़ेगा, सुरेश दौड़ेगा। तो दौड़ के साथ में हमने जैसे ही यहां पर एगा जोड़ा है ना, तो गा जो यहां पर जुड़ा, ये गा है ना, जैसे ही यहां पर ये गा जुड़ा, तो ये गा ही यहां पर क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया की तरह से व्यवहार करने का काम करेगा। तो आप जैसे ही देखो कि सुरेश दौड़ेगा, रीमा खाना खा रही है, राम पढ़ता है, तो क्रिया को, मुख्य क्रिया को पूरा करने का काम किया, साथ में उनको स्पष्ट करने का काम किया। और वे क्रियाएं जो क्या करती हैं, मुख्य क्रिया को पूरा करती हैं और उनको, उनके अर्थ को स्पष्ट करती हैं, उनको सहायक क्रिया कहते हैं। दैट्स ऑल, इतना ही इसमें आपको समझना है। हाँ हाँ, इसमें तमाम शब्द जुड़ सकते हैं मेरे भाई, तमाम शब्द जुड़ सकते हैं इसमें, तमाम शब्द इसमें आपके जुड़ सकते हैं, ये बहुत सारे हैं, ये तो आपको कालों में पता लगेगा। पर मूल बात यहां पर क्या है मेरे भाई, मूल बात यहां पर है कि जो क्रिया को पूरा करने का काम करती है। हाँ, ऐसे आप तमाम चीजें बना सकते हो, तमाम चीजें आप देख सकते हो। इज दैट क्लियर? बताइए। हाँ, पर्यायवाची इत्यादि सब मैं करवाऊंगा बेटे, चिंता मत करो, और ऐसे करवाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। पर्यायवाची, विलोम वगैरह सब मैं करवाऊंगा। और जरूरी नहीं है कि आप यहां यही जोड़ें, आप कुछ भी जोड़ सकते हैं भाई। यहां पर सहायक क्रिया जो है वो किसी भी काल के अकॉर्डिंग होगी। अगर भूतकाल की है तो उसकी लगेगी, और आपकी वर्तमान काल की है तो उसकी लगेगी, और भविष्य काल की है तो उसकी लगेगी। तो इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसमें कुछ भी जुड़ सकता है। मूल बात यह है कि वो उनको पूरा करने का काम करेगी और अर्थ को स्पष्ट करने का काम करेगी। दैट्स ऑल, ये हमारी सहायक क्रिया है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से सब चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर? बताइए मेरे भाई, समझाइए मेरे भाई। एक बार थम्स अप करिए, एक बार थम्स अप करिए। हाँ हाँ, इसमें तमाम चीज हो सकती है। इसमें जो भी, ये आप देखो, जो भी क्रिया क्या काम करेगी, जो भी क्रिया मुख्य क्रिया को पूरा करने का काम करेगी और उसके अर्थ को स्पष्ट करने का काम करेगी, वही हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी। देन आगे चलते हैं, देन आगे चलते हैं और देखते हैं। देखो, अगर हम इस तरह से चीजों को नहीं समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत शानदार। अब यहां पर लिखो, अब यहां पर हमने तीसरी क्रिया लिखो
तीसरी क्रिया लिखो, इसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा इसको कहा जाता है। इसको थोड़ा ध्यान में देखो, और इसका एक एग्जाम्पल तो बड़ा प्रसिद्ध है, वो बार बार पेपर में आता है, हो सकता है आपकी परीक्षा में भी इस बार देखने के लिए वो मिल जाए। क्रियार्थक संज्ञा को ही क्या कहते हैं? इसका एक अन्य नाम भी है, अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है? पेपर में हो सकता है क्रियार्थक संज्ञा मिले, और पेपर में हो सकता है क्रियार्थक की जगह क्रियात्मक संज्ञा मिले। क्या मिले? क्रियात्मक संज्ञा, क्रियात्मक संज्ञा, क्रियात्मक संज्ञा मिले, क्रियात्मक संज्ञा मिले। तो क्रियार्थक आ जाए या क्रियात्मक आ जाए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। और सीधे ही हम इसमें अगर परिभाषा की तरफ जाएं तो आपको पता लगेगा कि क्रिया और संज्ञा, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा कि क्रियार्थक संज्ञा लिखा है, यानी कि क्रिया और संज्ञा ये दोनों चीजें एक साथ हैं। यानी कि एक ऐसा शब्द जो क्रिया और संज्ञा दोनों है, क्रिया और संज्ञा दोनों है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी क्रिया जो संज्ञा की तरह से बिहेव करती है। ठीक है, तो यहां पर आप इसमें लिखिए कि एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी क्रिया जो संज्ञा की तरह, जो संज्ञा, जो संज्ञा की तरह, जो संज्ञा की तरह क्या करती है मेरे भाई? जो संज्ञा की तरह व्यवहार करती है, जो संज्ञा की तरह से व्यवहार करती है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा उसको कहते हैं। हाँ सर जी, क्या हाल है? मजा आ रहा है पढ़ के? अरे भाई मजा आएगा, चिंता मत करो। हाँ ठीक है, मजा आएगा पढ़ के आपको। तो एक ऐसी क्रिया जो संज्ञा की तरह से आपका बिहेव करती है, या अन्य और शब्दों में आपको इसकी परिभाषा अगर लिखनी हो तो जब क्रिया किसी वस्तु की तरह से यूज हो, है ना, जैसे कोई वस्तु हो, कोई वस्तु की तरह से, किसी वस्तु की तरह से यूज हो, या कोई ऑब्जेक्ट की तरह से यूज हो रही है, वस्तु की तरह, वस्तु या भाव की तरह, किसी फीलिंग की तरह से यूज हो, भाव की तरह प्रयोग होती है, भाव की तरह प्रयोग होती है, भाव की तरह प्रयोग होती है, भाव की तरह प्रयोग होती है। अमूमन आपने देखा होगा कि क्रिया जो होती है उसके पीछे क्या लगा रहता है? ना लगा रहता है। जैसे यहां पर उदाहरण देखो, और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। क्या जैसे लिखते हैं लोग, टहलना, ये पेपर में खूब आता है मेरे भाई, ये टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना, टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो आप एक चीज देखने का यहां पर प्रयास करो मेरे भाई, क्या लिखा है? टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आप क्लियरली सबसे पहले एक काम करो, सारा ध्यान हटाओ और इस पे ध्यान लगाओ, क्या लिखा हुआ है? टहलना, ना, टहल मूल आपका धातु है, और मूल धातु के साथ में ना लगा हुआ है। ये देखो, टहलना निश्चित रूप से ये क्रिया है, बिल्कुल सही बात है, परंतु यहां पर ये यूज हो रही है एक भाव की तरह से, एक फीलिंग की तरह से ये यूज हो रही है। टहलना एक ऑब्जेक्ट की तरह से, हम इसको एक संज्ञा की तरह से यूज कर रहे हैं यहां पर। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है, इस तरह से हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे और एग्जाम्पल आप इसमें देखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। जैसे हम लोग लिखते हैं ज्यादा, ज्यादा बोलना, ज्यादा बोलना, ज्यादा बोलना ठीक नहीं, ज्यादा बोलना ठीक नहीं, ज्यादा बोलना ठीक नहीं। तो हमने यहां पर क्या किया? ज्यादा बोलना ठीक नहीं, इस तरह से हमने बताने का प्रयास किया। एक भाव की तरह से हम क्रिया को यहां पर दिखा रहे हैं, और पेपर में जैसे ही आपको दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम बता देता हूं, ये PYQ भी है। आप जाकर के देखेंगे, अगर क्रियार्थक संज्ञा से क्वेश्चन आता है तो 99% यही एक क्वेश्चन रिपीट होता है। वो सीधे पूछेगा टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसमें कौन सी क्रिया है या क्या है या कौन सी संज्ञा है? तो आपको बोलना पड़ेगा कि टहलना इसमें आपका
क्रियार्थक संज्ञा है या क्रियात्मक संज्ञा है। ज्यादा बोलना ठीक नहीं, तो बोलना यहां पर एक क्रियार्थक संज्ञा की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। जैसे इसमें और भी एग्जाम्पल आपके द्वारा लिए जा सकते हैं। पढ़ना, जैसे इसमें शब्द हम यूज करें, पढ़ना जैसे हमने यहां पर यूज किया पढ़ना जैसे हमने यहां पर यूज करा, पढ़ना अच्छी आदत है, पढ़ना अच्छी आदत है। तो हमने स्पष्ट रूप से यहां पर लिख लिया कि पढ़ना अच्छी आदत है। तो आप यहां पर देखो क्या ही है, क्या चीज मूलतः है क्या, तो ये क्रियार्थक संज्ञा है। बोलना क्रियार्थक संज्ञा है। ना तो ना हो रही है, ना नारे, ठीक है। तो यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये संज्ञा की तरह से बिहेव कर रही है। और संज्ञा का भी मतलब क्या है कि किसी वस्तु की तरह या किसी भाव की तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे पढ़ना एक अच्छी आदत है, हम कुछ इस तरह से इसका प्रयोग कर रहे हैं जैसे कोई सामान हो। पढ़ना एक अच्छी आदत है, ठीक है। ज्यादा बोलना ठीक नहीं, इस तरह से चीजें आ रही है। हिंदी का कोर्स पूरा हो जाएगा भाई, यार तुम पढ़ने में तुम्हारा दिमाग नहीं है मेरे भाई। देखो उसके बाद जैसे पेपर में आ जाएगा, जैसे पेपर में आपको लिखना, पेपर में आ जाएगा रोज दौड़ना। आपको सिलेबस पूरा करने की जल्दी है और मुझे जरूरत है उस पेपर वाले दिन की, जब 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 इस तरह की डेट है, मेरे दिमाग से निकल गई है। जिस दिन आप पेपर में बैठो उस दिन आप पेपर करते हुए मुझे याद करो, ठीक है। मुझे याद करो कि उस आदमी ने हमको सब चीज ठीक पढ़ाई है, अच्छे से हमको प्रैक्टिस करा के भेजा है, अच्छे से सब चीजें करवा के भेजी है। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि आपको क्लास में वो समझ में नहीं आ रहा है या क्लास में हमने उसको डिस्कस नहीं किया है। और जिस दिन आप वहां बैठ करके एक स्माइल मेरे लिए आपने करी, पेपर को पूरे को देखकर 37 क्वेश्चन, और आप 37 में 37 करने में अपने आप को सक्षम पा रहे हैं। अब आप गलत कर दो वो आपकी गलती है, पर आप जब वहां बैठ करके स्माइल करोगे तो मेरा पढ़ना और पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। मेरे को वही काम करना है। तो जैसे ही हम यहां पर लिखते हैं रोज दौड़ना, शरीर को स्वस्थ रखता है, रोज दौड़ना शरीर को स्वस्थ रखता है। तो आप यहां पर देखो रोज दौड़ना, जैसे किसी वस्तु या भाव की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पर आपको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि क्रियार्थक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जो किस तरह से इस्तेमाल हो रही है। जो क्रियार्थक संज्ञा एक ऐसी क्रिया है जो संज्ञा की तरह से बिहेव करती है। इसकी तरह जो संज्ञा की तरह से आपका बिहेव करती हुई नजर आती है। दैट्स ऑल। बताओ, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। मैंने कई बार आपको बताया है कि हम लोग क्रियार्थक क्रिया होगी, नहीं क्रियार्थक क्रिया नहीं होगी बाबू, नहीं, ये क्रियार्थक संज्ञा ही है। ये क्रियार्थक क्रिया क्या मतलब, जो अब इसकी अगर आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जैसे एक बच्चा कोई बोल रहा है नाम मैं नहीं पढ़ पाया हूं, बच्चा कह रहा है सर क्रियार्थक क्रिया लिखनी चाहिए। तो क्रियार्थक क्रिया के अर्थ वाली क्रिया नहीं, क्रिया के अर्थ वाली संज्ञा, यानी कि एक क्रिया संज्ञा की तरह से इस्तेमाल हो रही है। एक क्रिया तो क्रिया की तरह इस्तेमाल होती है, फिर उसमें अलग से लिखने की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब हम चलते हैं कहां पर? अब हम चलते हैं अगले उस पर। यहां तक क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं? बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, नाम बोधक अभी करा रहे हैं बाबू, वो इसीलिए नाम धातु और नाम बोधक को हमेशा एक साथ करा दिया जाता है, पर मैं कभी नहीं कराता, जिससे कोई भी डाउट ना रह जाए किसी भी तरह का, जिससे किसी भी तरह का कोई डाउट देखने के लिए ना मिले, इसलिए मैं नाम बोधक को अलग से करवाता हूं, है ना, साथ साथ में नहीं करवाता। तो यहां पर ये कौन सी है हमारी? ये है तीसरी हो गई। उसके बाद ये चौथी हम लिखें, इसमें लिखें नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया हमने यहां पर लिखा, नाम बोधक क्रिया। देखो नाम धातु में तो क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से सीधे ही क्रिया का निर्माण होता है। जैसे मैंने बताया था, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, जूता से जुतियाना, लाठी से लठियाना, ठीक है, गरम से गरमाना विशेषण,
शर्म से शर्म आ गया, शर्म से शर्माना, ठंडा से ठंडाना, चिकना से चिकनाना, सर्वनाम अपना से अपनाना, इस तरह से ये सब बन गए, डायरेक्ट बनते हैं, पर वो नाम धातु है। परंतु यहां पर नाम बोधक में क्या होता है मेरे भाई, नाम बोधक में आप सीधे लिखें कि वे क्रियाएं, वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनका निर्माण, वे क्रियाएं जिनका निर्माण, वे क्रियाएं जिनका निर्माण, वे क्रियाएं जिनका निर्माण, वे क्रियाएं जिनका निर्माण कैसे होता है, जिनका निर्माण संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ, संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ, संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ, विशेषण शब्दों के साथ क्रिया को जोड़ने से होता है, क्रिया को जोड़ने से होता है, जोड़ने से होता है। थोड़ा सा गणित बताने का प्रयास करता हूं, आप गंभीरता से थोड़ा देखें और गंभीरता से समझने का प्रयास करें। देखो बहुत ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, नाम बोधक। तो नाम बोधक का निर्माण कैसे है, तो पहला निर्माण, अगर आपने क्या काम किया, एक संज्ञा है और संज्ञा के साथ में आपने क्रिया लगाया, संज्ञा के साथ में आपने क्रिया लगाया, तो ये जो आउटपुट आपको देगा, संज्ञा के साथ क्रिया जब लगाएंगे आप, जोड़ेंगे, एक संज्ञा शब्द होगा, एक क्रिया शब्द होगा, तो इससे जो निर्मित होगा वो आपका नाम बोधक क्रिया होगा। क्या होगा मेरे भाई, वो आपका नाम बोधक क्रिया होगा। क्या होगा बाबू, वो आपका नाम बोधक क्रिया होगा, यानी संज्ञा शब्द आ जाएगा, उसके साथ में आपका क्या आ जाएगा, क्रिया आ जाएगा। जैसे उदाहरण देखो यहीं पर, जैसे उदाहरण हम लोग यहीं पर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे संज्ञा शब्द क्या आ जाएगा, संज्ञा शब्द हम लिखा चाबुक, ठीक है, जैसे हमने यहां पर संज्ञा शब्द लिखा लाठी, जैसे संज्ञा शब्द हमने यहां पर लिखा जूता, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों शब्द, ये तीनों के तीनों शब्द संज्ञा है। ये क्या है आपको पता है, ये तीनों के तीनों शब्द हमारे संज्ञा है। परंतु हम यहां पर क्या करेंगे, जैसे चाबुक है तो इसके साथ में जोड़ देंगे क्या, इसके साथ में जोड़ देंगे क्रिया, मारना, ठीक है, मारना। लाठी, लाठी के साथ में हम चला देंगे क्या, चलाना, लाठी चलाई जाती है। उसके बाद जूता, तो जब ब्याह में क्या हो जाता है, ब्याह में राड हो जाती है तो जूता फेंके जाते हैं, जूता फेंकना, जूता फेंकना। तो आप अगर यहां पर देखने का प्रयास करोगे तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों क्रिया हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो आ रहा है, एक क्रिया, एक संज्ञा शब्द है, उसके साथ में हमने क्रिया जोड़ा, तो जैसे ही हम यहां पर इसका आउटपुट लिखेंगे तो चाबुक मारना हो जाएगा मेरे प्यारे। यहां पर क्या हो जाएगा, लाठी चलाना, क्या हो जाएगा, लाठी चलाना, लाठी चलाना। और उसके बाद जूता फेंकना, जूता फेंकना, जूता फेंकना। तो ये तीनों के तीनों जो शब्द हमारे निकल करके आएंगे बाबू, ये तीनों के तीनों शब्द हमारी नाम बोधक क्रिया होंगे। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो नाम बोधक क्रियाएं क्या हैं कि जिनका निर्माण संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया को जोड़ने से होता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, वही हमारी नाम बोधक क्रिया कहलाते हैं। इतना सिंपल है इसको समझना। आपको डाउट आ सकता है कि सर संयुक्त क्रिया, तो संयुक्त क्रिया में क्या हो रहा था, या तो दो क्रिया एक साथ आ रही थी, जैसे यहां पर संज्ञा और क्रिया आई है, यहां पर एक संज्ञा है एक क्रिया है, उससे पूरा शब्द बना। वहां पर दोनों की दोनों क्रियाएं ही आ रही थी। संयुक्त में, संयुक्त का मतलब जुड़ना, तो वहां पर दोनों की दोनों क्रियाएं ही आ रही हैं या दो धातुएं आ रही हैं। परंतु चाबुक, अरे हंटर नहीं होता है कि चाबुक हंटर वैसे मारा जाता, सट्टा से मारा जाता है। परंतु यहां पर देखो, एक हमारा यहां पर क्या है, संज्ञा है, ये संज्ञा है, ये संज्ञा है और उसके साथ में क्रिया जुड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल। हाँ, नाम धातु में कहा था मेरे भाई, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? नाम धातु में तो सीधे बनता है। नाम धातु में संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम से सीधे बनते हैं। चिकनाना, हथियाना, बतियाना, लतियाना, जुतियाना, ये शब्द बनते हैं। परंतु यहां पर क्या होता है, संज्ञा के साथ क्रिया। और आप कहते हो फास्ट चलो। हाँ,
इसीलिए मैं बहुत तरीके से पढ़ाता हूं। मेरी क्लास में आप बहुत अच्छे से बैठें, आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बताओ समझ में आई बात। उसके साथ में ही अब हमने ये वाला तो पॉइंट देख लिया कि भाई संज्ञा के साथ में, अब हम इसी की दूसरी शर्त भी देख लेते हैं। इसी की दूसरी शर्त भी हम लोग समझ लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या बात है दूसरी शर्त इसकी कि भाई अगर विशेषण है, अगर क्या है, अगर विशेषण शब्द है, कैसा विशेषण है, विशेषण मतलब जो विशेषता बताता है, और उसके साथ में हम लोग क्रिया को जोड़ दें, विशेषण के साथ में हम लोग क्रिया को जोड़ दें, तो हमको जो प्राप्त होगा, हमको जो प्राप्त होगा वह नाम बोधक क्रिया प्राप्त होगी। क्या होगी मेरे बाबू, हमको नाम बोधक क्रिया प्राप्त होगी, हमको नाम बोधक क्रिया प्राप्त होगी। यह बात आपको समझनी चाहिए। जैसे आप इसको देखने का प्रयास करो, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं सुखी, ठीक है, जैसे हमने यहां पर लिखा सुखी, जैसे हमने यहां पर लिखा दुखी, सुखी और दुखी, ये बहुत प्रसिद्ध, ये बहुत प्रसिद्ध हमारे उदाहरण हो सकते हैं। एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा ही रखे जा रहे हैं मेरे भाई। 4 दिन तक कौन पढ़ाता है संज्ञा, हम पढ़ाते हैं। 4 दिन तक कौन पढ़ाता है मीन्स तुम आराम से पढ़ लो भाई, आराम से पढ़ो, ये सब चीजें आती हैं। इस बार अगर पेपर तकड़ा आ गया और हिल जाओगे, फिर गालियां सबसे ज्यादा किसको दोगे, मेरे को। और ये सारी जरूरी चीजें हैं, ये सब पेपर में आने वाली चीजें हैं और इस तरह से पढ़ाया जाता है। अगर आप ऐसा करोगे, जो बच्चा ऐसा कर रहा है, तो उसको टेक्निकल जो बंदा है वो ब्लॉक कर देगा, कोई फायदा नहीं होगा इस चीज से। ठीक है, तो सुखी और दुखी, तो यहां पर देखो जैसे सुखी और दुखी शब्द जो है, ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि सुखी आदमी, दुखी आदमी, तो ये आपके हो जाएंगे विशेषण, ये आपके हो जाएंगे विशेषण, ये आपके हो जाएंगे विशेषण। और इनके साथ में आप क्या जोड़ोगे, आप इसमें क्या करोगे, क्रिया जोड़ दोगे। जैसे करना है ना, और होना, करना और होना, तो दोनों की दोनों क्रियाएं हैं, दोनों से मिल करके सुखी करना, किसी को सुखी करना, तो सुखी और करना यानी विशेषण और क्रिया आपस में जुड़े। और यहां पर दुखी होना, क्या है, दुखी होना, दुखी होना, इसमें क्या बन जाएगा, दुखी होना। तो ये जो क्रिया हमारे सामने आएगी, यही नाम बोधक क्रिया आपकी रहेगी। आप मुझे बताइए आपको क्लियर हो गया कि नहीं। बताइए मेरे भाई, एक बार थम्स अप करिए और बताने का प्रयास करिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, नाम बोधक क्रिया आपको पूरी हुई कि समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। मैं एक बार थोड़ा सा एक कंपैरिजन दे देता हूं, जिससे किसी बच्चे को कोई भी डाउट ना रहे नाम धातु में और नाम बोधक में। यहां पर देखो क्या है, नाम धातु, नाम धातु, क्योंकि कंफ्यूजन रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। नाम धातु और नाम बोधक, नाम धातु और नाम बोधक, नाम धातु और नाम बोधक। तो नाम धातु का मतलब क्या है, संज्ञा, सीधे सीधे लिखता हूं, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से, और विशेषण से, विशेषण से सीधे ही बनने वाली क्रिया, सीधे ही बनने वाली क्रिया, सीधे ही बनने वाली क्रिया। क्या होता है आपका, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से सीधे ही बनने वाली क्रिया, जिस एक साथ दिखाने से क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। जैसे हमने यहां पर लिखा हाथ, जैसे हमने यहां पर लिखा बात, जैसे हमने यहां पर लिखा शर्म, जैसे हमने यहां पर लिखा जूता, माफी चाहता हूं, जूता, जैसे हमने यहां पर लिखा गरम, जैसे हमने यहां पर लिखा अपना, ठीक है, अपना। तो आप यहां पर देखो, जो हाथ शब्द है, बात शब्द है, शर्म शब्द है, जूता शब्द है, ये सब के सब क्या है, ये संज्ञा शब्द है आपके, ये संज्ञा है। तो सीधे ही जो बनते हैं, हाथ से हथियाना, ये हमारा क्या है, नाम धातु है। बात से बतियाना, बात से बतियाना, ये आपका नाम धातु है। शर्म से शर्माना, ये नाम धातु है। जूता से जुतियाना, ये नाम धातु है। यहां पर गरम जो शब्द है, ये विशेषण शब्द है, तो गरम से गरमाना। और जैसे आप देखो, अपना जो है वो सर्वनाम शब्द है, तो अपना से अपनाना,
अपना से अपनाना। तो आप देखो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से सीधे ही बनने वाली क्रिया नाम धातु है, जबकि आपने अभी देखा क्या है, ये नाम बोधक क्या है, तो संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया के जुड़ने से, संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण के साथ, संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया के जुड़ने से बनने वाली क्रिया, क्रिया के जुड़ने से, क्रिया के जुड़ने से, क्रिया के जुड़ने से बनने वाली क्रिया, बनने वाली क्रिया, क्रिया के जुड़ने से बनने वाली क्रिया, यहां पर सीधे ही निर्माण हो जाता है। देखो कैसे, इस तरह से सीधे ही निर्माण हो जाता है। जबकि यहां पर क्या होता है, जबकि हमने अभी यहां पर देखा संज्ञा के साथ में क्रिया शब्द जुड़ेगा, तो उससे जो बनेगा वो नाम बोधक बनेगा, यहां पर जुड़ेगा। उसके एग्जाम्पल आपने देख ही लिए हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं दोबारा से बता देता हूं। जैसे हमने सीधे लिखा था उदाहरण में, जैसे हमने यहां पर लिखा चाबुक, तो चाबुक संज्ञा शब्द है और उसके साथ में हमने यहां पर लिखा मारना, चाबुक मारना, तो सीधे ही क्या हो जाएगा, जब ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे चाबुक मारना, तो बाबू ये क्या कहलाएगा, ये नाम बोधक कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। और इसी तरह से जब आप क्या काम करोगे, जब आप विशेषण के साथ में क्रिया को जोड़ोगे, जब आप विशेषण के साथ में क्रिया को जोड़ोगे, तो इससे भी नाम बोधक क्रिया का निर्माण होगा। इसके एग्जाम्पल्स में आप फिर से वही लिख लो कि विशेषण क्या है, विशेषण है सुखी होना, और क्रिया क्या है इसमें, क्रिया इसमें लिख लो यहां पर सुखी ये होना। तो विशेषण सुखी और क्रिया होना दोनों को साथ में जोड़ करके लिखेंगे तो सुखी होना शब्द पूरा निर्मित हो जाएगा, जो कि नामबोधक क्रिया होगी। अब बताओ, हाँ सब बताया है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। नाम धातु और नाम बोधक में कोई अंतर तो मतलब परेशान तो नहीं हो गए? हाँ, नाम धातु और नाम बोधक में कोई डाउट तो नहीं रहेगा आज के बाद। मैंने एक साथ एक स्लाइड पे करके इसलिए बता दिया जिससे सारे डाउट ही खत्म आपके हो जाए। बताइए मेरे भाई। मेरा ध्यान रहता है कि हर एक बच्चे का पूरा डाउट क्लियर हो जाए। अंतर बता दिया मेरे भाई। अप्रैल तक पूरा होगा कोर्स, पढ़ने पे ध्यान दे लो मेरे भाई, पढ़ लो यार। अब बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल मुझे पता है कि कहां पर बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे ही हमने नाम धातु तो पहले पढ़ के आए थे, जैसे ही आपने नाम बोधक पढ़ा होगा, आपको मैक्सिमम बच्चों को डाउट क्रिएट हो गया होगा जो पहली बार पढ़ रहे होंगे कि यार नाम धातु नाम बोधक यार समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने एक स्लाइड पे करके इन चीजों को बताने का प्रयास किया। तो अब आपका डाउट क्लियर। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ये थोड़ा ही है कि आए और घास काट के चले गए यार, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर हम आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो चीजों का क्लियर होना जरूरी है। और लास्ट पॉइंट अब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं, वो है कौन सी, ये कौन से नंबर पे था हमारा, कौन से नंबर पे था हमारा, चौथे पे था, पांचवी क्रिया और बता देता हूं, अंतिम कृदंत क्रिया। हालांकि बहुत ज्यादा जरूरी इसको नहीं माना जाता, ठीक है, परंतु फिर भी थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है इसके संदर्भ में। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, देखो सीधी बात है, सीधी बात है। हाँ, हाँ, अब ध्यान से मेरी बात आप सुनिए। कृदंत क्रिया, देखो अभी तक क्या हो रहा था, ध्यान से देखो, साइड में ध्यान से देखो। क्रिया जो है उसका निर्माण किससे हो रहा था, क्रिया का निर्माण किससे हो रहा था, धातु के साथ में जब ना जुड़ रहा था, ये बात है आपको। ऐसे ही तो हो रहा था कि धातु के साथ में जब हम ना जोड़ रहे थे तो हमारी क्रिया का निर्माण हो रहा था, हमारा क्रिया का निर्माण हो रहा था। इसमें ना क्या है, ये ना एक प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब क्या होता है, प्रत्यय मतलब जो होता है, सीधे सीधे अभी आप थोड़ा समझो, बेसिक फॉर्म में बता रहा हूं कि जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, जो शब्द के बाद में लगते हैं, जो शब्द के बाद में लगते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। अभी बहुत बेसिक बात बता रहा हूं आपको कि प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी भी शब्द के बाद लगते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। तो अमूमन क्या बात होती है, क्रिया का निर्माण जब करना होता है तो हम धातु के साथ में ना लगा देते हैं, उससे क्रिया बन जाती है। परंतु कृदंत क्रिया की क्या खास बात होती है
कि जब धातु के साथ में ना प्रत्यय के अलावा कोई और प्रत्यय लगते हैं तो उससे जो क्रिया बनती है उसको कृदंत कहते हैं। यानी कि यहां पर अगर हम सीधे सीधे देखने का प्रयास करें तो कृदंत क्रिया का जो एक समीकरण आप बना लो, इससे आपको बहुत सरलता से चीजें याद हो जाएंगी। कृदंत क्रिया का मतलब क्या है, समीकरण क्या है कि धातु के साथ में जो यहां पर प्रत्यय जुड़ेगा, धातु के साथ में यहां पर प्रत्यय जुड़ेगा और प्रत्यय क्या होना चाहिए, ना के अलावा। किसके अलावा, ना के अलावा कोई भी प्रत्यय जुड़ जाए, ना नहीं आना चाहिए। ना आएगा तो फिर तो सामान्य क्रिया बनी जाएगी। तो धातु के साथ में आपने प्रत्यय जोड़ा, ना को छोड़कर कोई भी जोड़ दिया, उससे हमारा क्या बन जाता है, उससे हमारी जो क्रिया बनती है वह कृदंत क्रिया बनती है। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। कहीं देखो, गणित से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, गणित को आपको देखना ही पड़ेगा। तो बाबू आप सीधे ध्यान रखें कि धातु के साथ में प्रत्यय जोड़ने से कृदंत क्रिया बनती है। और प्रत्यय कौन सा, ना जो सब जगह लगता है उसके अलावा आपको लगा देना है। अगर आप इसकी परिभाषा बनाना चाहते हैं तो परिभाषा इसकी बड़े प्यार से बन जाएगी, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगी। इसको देखो ध्यान से, परिभाषा बड़े ध्यान से देखो कि जब धातु के साथ ना प्रत्यय के अलावा अन्य कोई प्रत्यय लगे उससे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, कृदंत क्रिया क्या, कृदंत क्रिया कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको समझ करके चलनी है, ये बात आपको जान करके चलनी है। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आपकी पूरी परिभाषा है, ये आपका पूरा लॉजिक है कि कृदंत क्रिया का निर्माण धातु के साथ में ना प्रत्यय के अलावा। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, बताइए मेरे भाई, यहां तक की चीजें स्पष्ट है? बताओ यहां तक की चीजें स्पष्ट हैं? एक बार बताओ, फिर इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखो चलो, जैसे उदाहरण आप लोग देखो, उदाहरण आप लोग देखने का प्रयास करो। उदाहरण अगले पेपर पे ले लेते हैं। कृदंत क्रिया के उदाहरण, कृदंत क्रिया के उदाहरण, कृदंत क्रिया के उदाहरण, कृदंत क्रिया के उदाहरण। देखो पूरा गणित समझेंगे। देखो जैसे हम यहां पर सबसे पहले लिखते हैं धातु, ठीक है, हम जैसे यहां पर लिखते हैं धातु, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे प्रत्यय। यहां पहले हम लिखते हैं यहां पर धातु, धातु एक तरफ लिख लिया हमने। धातु में सीधे सीधे चीजों को लिखते हैं हम। धातु में जैसे हम लिखते हैं यहां पर पढ़, जैसे हम यहां पर लिखते हैं लिख, धातु है ये सब, यानी कि अभी क्रिया नहीं बनी है, ये क्रिया का मूल रूप है। पढ़ है, लिख है, उसके बाद जैसे हमने यहां पर लिखा चल, जैसे हमने यहां पर लिखा खा, और जैसे हमने लिखा यहां पर रो। तो आप एक चीज का ध्यान करो, अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं ना जोड़ रहा हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पढ़ ना बन जाएगा। अगर मैं यहां पर ना जोड़ रहा हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ये जो सामान्य क्रिया है वो बन रही है ना जोड़ने से, ये ना आपका बन रहा है। जैसे मैं चल के साथ में ना जोड़ रहा हूं तो चल ना हमारा यहां पर बन जाएगा। जैसे मैं खा के साथ ना जोड़ रहा हूं तो खा ना हमारा बन जाएगा। और जैसे मैं रो के साथ में ना जोड़ रहा हूं तो रो ना हमारा बन जाएगा। तो आप यहां पर देखो, पढ़ ना, लिख ना, चल ना,
खाना, रोना, ये तो सामान्य है। परंतु यदि मैं क्या काम कर रहा हूं, यदि मैं क्या काम कर रहा हूं, ना के अलावा कोई और प्रत्यय जोड़ रहा हूं, ना के अलावा कोई और प्रत्यय जोड़ रहा हूं, जैसे मैंने जोड़ा यहां पर ता, ठीक है, जैसे मैं यहां पर जोड़ता हूं ई प्रत्यय, जैसे मैं यहां पर जोड़ता हूं कर प्रत्यय, जैसे मैं यहां पर जोड़ता हूं ते प्रत्यय, और जैसे मैं यहां पर जोड़ता हूं एगा प्रत्यय, एगा प्रत्यय, ये बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, अलग अलग प्रत्यय होते हैं। तो जैसे ही पढ़ के साथ में ता जुड़ेगा तो पढ़ता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पढ़ता। जैसे ही मैं यहां पर लिख के साथ में ई जोड़ूंगा तो ये लिखी बन जाएगा, लिखी। जैसे ही मैं चल के साथ में कर जोड़ूंगा तो यहां पर चल कर बन जाएगा। जैसे ही मैं यहां पर खा के साथ में ते जोड़ूंगा तो खा ते बन जाएगा। और जैसे ही मैं यहां पर रो के साथ में एगा जोड़ूंगा तो रोएगा बन जाएगा। तो बाबू यहां पर जो ये इतनी सारी क्रियाओं का निर्माण हुआ, ये सब की सब क्या है? ये कृदंत क्रियाएं हैं। क्या है मेरे भाई? ये कृदंत क्रियाएं हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और आप एक चीज नोटिस करो, आप एक चीज नोटिस करो, पढ़ता, लिखी, चलकर, खाते और खाएगा, ये सब का सब क्या है? जब हम काल के हिसाब से चीजों को देखते हैं, टेंस के हिसाब से चीजों को देखते हैं कि चीज भूतकाल में हो रही है या भविष्य काल में हो रही है या वर्तमान काल में हो रही है, तो हम अलग अलग फॉर्मेट यूज करते हैं चीजों का, है ना। जैसे यही है, पढ़ता है अभी, पढ़ेगा, पढ़ चुका, पढ़ा, ये अलग अलग रूप बदल जाते हैं। क्योंकि आपको एक बात पता होनी चाहिए, यहां से एक चीज सिद्ध भी होती है कि क्रिया क्या है? क्रिया एक विकारी शब्द है, ये सिद्ध होता है यहां से। इससे क्या सिद्ध होता है कि क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द होने का मतलब है कि क्रिया अपना रूप बदलती है। तो देखो क्रिया किस तरह से अपना रूप बदलती है। तो जब धातु के साथ में आप क्या करते हो, ना प्रत्यय जोड़ते हो तब ये, और धातु के साथ में जब आप ना के अलावा कोई प्रत्यय जोड़ते हो तो हमारी कृदंत क्रियाएं हमको प्राप्त हो जाती है। बताइए मेरे भाई। हाँ, ऐसे तमाम उदाहरण हो सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी जोड़ सकते हो, तो वो सब चीजें इसी में आपकी आ जाएंगी। बताइए, इज एवरीथिंग क्लियर? सब कुछ क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? बताइए, एक बार थम्स अप करिए। हाँ, जितनी क्रियाएं बताने की जरूरत थी उतनी बताई जा चुकी हैं। हालांकि कृदंत क्रिया के बारे में भी प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है। सच्ची बात बताऊं मैं आपको, ये एडिशनल मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने कहा था। हालांकि मैं कभी भी किसी बैच में इस चीज को बताता नहीं हूं, मैं यहीं तक चीजों को बता करके और पूरा कर देता हूं। हालांकि और आप हमेशा देखेंगे कभी कभी भी मेरे एक बैच में चीजों का क्रम एक जैसा बहुत कम देखने को मिलता है, यदि वह बिल्कुल सटीक क्रम नहीं है। बताइए, आप धैर्य रखिए। अब आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है, जो क्रिया का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना समझना था, वो समझाया जा चुका है। अब मूल बात क्या है? अब जो अब इसमें कमी पेशी है वो प्रैक्टिस सेट्स में निकलेगी। जब हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे तब वो चीज निकलेगी। प्रैक्टिस सेट जब होंगे तब वो चीज निकलेगी। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहां पर हमने बहुत अच्छे से समझा। कल हम टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे विशेषण, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो, ऐसे तो आप क्रिया को पढ़ना चाहो तो 10 दिन भी आप क्रिया को पढ़ सकते हो। राजस्थान एसआई का पेपर है, मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ राजस्थान दरोगा में। और राजस्थान दरोगा की परीक्षा लेती है कौन? वहां की पीएससी, वहां की पीसीएस कंडक्ट कराने वाला जो आयोग है वो लेता है। तो उसमें हिंदी ऐसी भयंकर पूछी जाती है, अगर उसके क्वेश्चन आपके सामने में रख दूं तो एक बार को तो आप भी हिल जाओगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट जरा से भी इधर उधर है तो आप क्वेश्चन गलत ही करोगे, ये बात आप जान लेना, और इतने तगड़े डिमोटिवेट हो जाओगे। वहां पर भी अगर आप देखें, वहां पर भी 9-10 क्लास में क्रिया पूरी हुई है, क्योंकि इसके साथ में वृत्ति, पक्ष आदि बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो आपके लिए जितना जरूरी है वो मैंने यहां पर बताया, समझाया। इसके अलावा चीजों को जानने की जरूरत इसमें नहीं है, और ये अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। तो हम लोग अब कल मिलते हैं और कल हम विशेषण को पढ़ना शुरू करेंगे। अपना ध्यान रखिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम चलते हैं। दरअसल समस्या एक छोटी सी ये है, आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नवीन सर से पढ़े हैं पहले, उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं जो ममतेज सर से पढ़े हैं और अब मुझसे पढ़ रहे हैं।
अब तीनों ही टीचर्स अलग अलग हैं, तीनों ही टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग है। तो जो कॉमन पढ़े हुए बच्चे हैं उनको आ जाता है, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ये बताया था। तो जो आपको अभी फिलहाल बताया जा रहा है वो परिपूर्ण है, आप विश्वास करिए। और नहीं विश्वास होता है जाकर के क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, जो भी आपके पास बुक होगी। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और खूब प्रसन्न रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय। कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होगा, विशेषण, उसमें आप तल्लीनता से जुड़िएगा, मजा आ जाएगा। लव यू ऑल गाइस।